हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज विल्पा सरोज एंड आज के इस एमसीएल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एमसीएल के माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयर, जैसे कि आप सिलेबस देखोगे तो आपको जो है अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्री टॉपिक आपको दिखेगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उस पार्ट में जो ये आपको दिख रहा है टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो ठीक है। इसके बाद फिर बहुत सारा कंटेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग या 2022-23 के अकॉर्डिंग, 23 के रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, तो 22 को ही आप फॉलो करोगे, राइट। तो यही टॉपिक आज रहेगा हमारा, इस पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2022-23 को कंसिडर करके हम इसको वीडियो को बनाया गया है और उसको आपको फैक्ट्स देखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है जो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, फिर उसको जो है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हो। अच्छा, इसका पीडीएफ पाना है आपको, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल सेक्शन में जाना होगा। ठीक है, फाइल्स में जाओगे तो आपको सारा पीडीएफ जो है लाइन से मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला देखो, अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्री, मतलब कितना नॉलेज है कोल इंडस्ट्रीज के बारे में, जितनी भी नॉलेज है वो सब पता होनी चाहिए। तो चलो फिर देख लेते हैं एक ओवरव्यू। सबसे पहले कोल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूस करता हो और कंज्यूम भी करता है, यानी कंज्यूमर ऑफ कोल, मतलब प्रोड्यूस भी करता है लार्जेस्ट और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कोल का, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ओके, एज ऑफ 2022 कोल कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कंट्री, सप्लाइंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल एनर्जी नीड्स। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 2022 के अकॉर्डिंग से अब हम देखें तो कोल जो है वो बेसिकली सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का पूरे कंट्री में, यानी पूरे भारत में। ठीक है, तो अभी भी कंटिन्यू है, वही सोर्स बना हुआ है एनर्जी का, जो कि 50% से ज़्यादा टोटल एनर्जी का जो नीड्स है हमारे ज़रूरत जो है, वो टोटल एनर्जी का जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो 50% से ज़्यादा सप्लाई करता है ये। ठीक है, कोल। तो हाउएवर द एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ कोल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि जो उसका एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि जो कोल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं कोल का, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ही असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे और पब्लिक हेल्थ पे, ये सबको पता है ना। तो बेसिकली ये कुछ एक ओवरव्यू था जिसके कोल के बारे में हम जाने। अब हम बढ़ते हैं स्टेटस ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, तो आप देखेंगे स्टेटस ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, स्टेटस क्या है कोल प्रोडक्शन के मामले में 2022 के अकॉर्डिंग। देखो, चाइना रैंक्स फर्स्ट एंड इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड विद 761 मिलियन टन्स ऑफ कोल पर ईयर। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चाइना जो है पहले रैंक पे है कोल प्रोडक्शन के मामले में। ओके, और भारत की बात करें तो वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का पूरे वर्ल्ड में। इसका कितना टर्नओवर है, देखो 761 मिलियन टन ऑफ कोल पर ईयर। हर साल 761 मिलियन टन जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा कोल का, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। आप बहुत जगह सर्च करोगे आपको मिलेगा 4th नंबर, 5th नंबर, 3rd नंबर, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल के मामले में। थर्ड कौन सा हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोल प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये तो सबको पता होगा कि अगर हम बात करें कि ज़्यादातर कोयला जो प्रोड्यूस होता है भारत में वो कहाँ से आता है, वो ईस्टर्न स्टेट से आता है, यानी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोल इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है कोल इंडस्ट्रीज का, ये हम थोड़ा जिक्र करेंगे। ये बहुत ही मतलब एक देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाओगे जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें बेसिकली कोल से। ओके, कोल भी यूज़ करना है और पर्यावरण भी हार्म ना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, हमें दोनों चीज़ बैलेंस करके चलना होगा। द एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ कोल हैव सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो सबको पता है कि भैया अगर आप एक्सट्रैक्शन करोगे, यूज़ करोगे कोयले का, तो जाहिर सी बात है उस पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही इन्वायरमेंट पे। द बर्निंग ऑफ कोल रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। अब देखो यहाँ पे देखो, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, आप परेशान मत होइए, मैं हिंदी में बता रही हूँ, उसको समझा रही हूँ अच्छे से। अच्छा, इसका जो है आपको हिंदी वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लो। तो जो बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे यानी कि कोयला को जब आप जलाते हो, तो जब जलता है वो, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करता है, यानी कि छोड़ता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस की जब बात होती है तो ये बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है ग्लोबल वार्मिंग की। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज जो है
बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोयला जलेगा तो ये अमाउंट ये रिलीज करेगा ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन से गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना ही क्लाइमेट चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये, और ये अगर ये चाहो तो ग्लोबल वार्मिंग भी लाने का कारण यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? तो ये जो है कम करना होगा, और कम तभी होगा जब हम कोल को कम यूज़ करें बेसिकली, है ना। सो कोल माइनिंग ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन। तो कोल माइनिंग से क्या क्या होता है भाई? डिफॉरेस्टेशन होता है बेसिकली। कोल माइनिंग करना है तो जाहिर सी बात है वो एरिया को आप क्या करोगे, पेड़ जहाँ पे लगे हैं काटोगे उसको, वहाँ पे माइनिंग करोगे। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना होगा। सॉइल इरोजन भी होता है, उससे ज़मीन बंजर हो जाती है। वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं। इन एडिशन कोल एज प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज ए मेजर सोर्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो इसी के साथ साथ कोल ऐश। अब देखो कोल ऐश की बात करें तो मतलब जो भी जनरल टर्म में अगर देखें तो वॉट एवर वेस्ट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर कोल इज कम्बस्टेड। तो कोल का कम्बशन होने के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है वो कोल ऐश कहलाएगा। ओके, और ये जो है इसमें क्या क्या होता है? आर्सेनिक, मर्करी, लेड और आपके बहुत सारे हैवी मेटल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक तरीके से देखा जाए तो ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एक मेजर सोर्स है एयर और वाटर पोल्यूशन का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। तो ये एक छोटा छोटा ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि बेसिकली होता क्या है इससे। अब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, इनिशिएटिव है, क्या है देखते हैं। In recent year, the Indian government has taken steps to address the environmental impact and coal industries. The government announced plan to increase the share of renewable energy in the country energy mix and reduce its dependence on coal. तो गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है, इन्होंने अनाउंस करा है कि भाई हमारा ये प्लान है कि जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्री के लिए उसको हम बढ़ा देंगे, उसका जो शेयर उसको हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, और जो डिपेंडेंसी है कोल के लिए वो हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये इनका जो है इनिशिएट पॉलिसीज रहे हैं। तो ये इनका पॉलिसी रहा है। ओके, एडिशनली न्यू रेगुलेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट एंड रिड्यूस देयर एमिशन। तो यहाँ इसी के साथ साथ न्यू रेगुलेशन भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेंगे, और जो एमिशन है उनके द्वारा जो निकाला जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज या जो भी एमिशन हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसको याद में रखिएगा, ध्यान में। बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बेसिकली? एज ऑफ 2022 कोल कंटिन्यूज टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज एनर्जी मिक्स। तो सबको पता है कोल जो है वो तो भैया एकदम महारत हासिल कर लिया है कि भाई सिग्निफिकेंट रोल तो हम प्ले करेंगे ही करेंगे भारत के एनर्जी मिक्स में। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो है बिना कोल के तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। हाउएवर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोल इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी इग्नोर। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इससे हम बच नहीं सकते हैं कि हाँ भाई इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, कोल इंडस्ट्री है तो भाई निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही इन्वायरमेंट पे और पब्लिक हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट एंड द कोल इंडस्ट्री मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट द एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ कोल आर सस्टेनेबल एंड द कंट्री कैन ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है, कंक्लूजन हमारा देखो यही निकलता है बेसिकली कि इंडियन गवर्नमेंट और कोल इंडस्ट्री ये साथ में काम करें मिलके, ठीक है, और ये इंश्योर करें कि जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो हम कोल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक सस्टेनेबल तरीके से हम यूज़ करें। ये नहीं कि हम इधर यूज़ कर रहे हैं और उधर हम इसका इन्वायरमेंट पे असर भी पड़ रहा है, बुरी तरीके से पब्लिक हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता, उसको सस्टेन करके रखना होगा आपको। मतलब कि आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हो उसको, और ऐसा करना है कि वो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा असर ना पड़े विथ अ क्लीनर एनर्जी फ्यूचर। मतलब एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो उसको, उसका जो इफेक्ट है ना वो क्लीन होना चाहिए, मतलब जो फ्यूचर के लिए भी क्लीन होना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेप्स लेने होंगे, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन करना होगा जिससे हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट कोल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, ये सबको पता है। विद सप्लाई ओवर 50% ऑफ टोटल एनर्जी नीड्स, बिल्कुल ये सबको पता है। कुछ पॉइंट्स है इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। 5वां पॉइंट देखिए, डिस्पाइट दिस एफर्ट द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया कंटिन्यूज टू फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स हु आर्ग्यू दैट मोर नीड्स टू बी डन टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन और यूज ऑफ कोल। तो बेसिकली वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब के एफर्ट के बाद भी कोल इंडस्ट्री जो है भारत में वो ऑलरेडी कोल इंडस्ट्री भारत में क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ के कंसर्न में एडवोकेट्स के द्वारा, कि वो ये आर्ग्यू करते हैं कि भैया इनको एक इंश्योर करना चाहिए कि भाई सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन हम करें कोल का। ये नहीं कि इधर हम कोल का एक्सट्रैक्शन कर जा रहे हैं और उधर जो है पूरा तबाही मचा दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है।
तो ये कुछ क्रिटिसिज्म में रहा है। द फ्यूचर ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अनसर्टेन with some expert predicting a decline in demand for coal due to increased use of renewable energy source and changing economic condition। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे पॉइंट में ये कह रहा है कि देखो जो फ्यूचर है कोल इंडस्ट्री का भारत में वो अनसर्टेन है, मतलब कहा नहीं जा सकता एक कि हाँ स्पेसिफिक पीरियड तक होगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा है कि जो डिमांड है कोल का वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो गिर जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स का आप यूज़ ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, कोल का डिमांड कम हो जाएगा और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी इससे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय स्टेट ओन्ड कंपनी सच एज कोल इंडिया लिमिटेड विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो कोल इंडस्ट्री जो भारत में है वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है? स्टेट ओन्ड कंपनी कौन है? CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 40% ऑफ its टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2030। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये टारगेट अचीव करने का सेट करा है कि हम भाई ये टारगेट अचीव करेंगे कि 40% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो हम कहाँ से इसको जनरेट करें? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट करें। 2023 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब ये मत कहिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें नहीं पता है, तो अब जरा नहीं पता है तो हम बता देते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एनर्जी है जो हम कहाँ से डिराइव करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव करते हैं, और ये इसको आप रीजनरेट कर सकते हो, इसको फिर से आप बना सकते हो, मतलब फिर से इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, जैसे कि आपका सनलाइट हो गया, विंड हो गया, तो ये सब क्या है? सनलाइट तो आपको मिल रहा है ना, ये अनलिमिटेड में है ना, आपका विंड है अनलिमिटेड है, तो ये सबको आप फिर से रिप्लेनिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब कोल की बात करते हैं तो कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसको आप ये नहीं कि हम यूज़ किए जा रहे हैं ख़त्म नहीं होगा, है ना, तो ख़त्म तो होगा ही। तो इस तरीके से है, इसको समझिए थोड़ा। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब इसमें आ जाएंगे। ओके, याद रखिएगा इसको ध्यान में। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया फेसेस वेरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ कोल रिजर्व, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, रेसिस्टेंस फ्रॉम लोकल कम्युनिटी अफेक्टेड बाई कोल माइनिंग। अब यहाँ पर कोल इंडस्ट्री जो है भारत में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा उसको, जैसे कि आप देखोगे डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ कोल रिजर्व्स। तो जो कोल रिजर्व्स हैं भारत में उसमें क्वालिटी अगर आप देखोगे तो उसमें गिरावट आई है, तो क्वालिटी जो है वो गिर गई है बेसिकली, और कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि उसका अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आ गया है कोल की कंपैरिजन में, है ना, जैसे कि आपका ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी। तो रेसिस्टेंस फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय कोल माइनिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोल माइनिंग की वजह से बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज को अफेक्ट हुआ है, तो ये भी एक चैलेंजेस है कि फिर वो लोग विद्रोह करेंगे बेसिकली, है ना। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट। द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स many of whom works in dangerous and difficult condition। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंडरग्राउंड जो कोल माइनिंग होती है वो बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, और ये कोल इंडस्ट्री जो भारत की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, और बहुत सारे लोग जो उसमें काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स में जो है बहुत डेंजरस और बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो इसमें अब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभाया वो क्या है ये देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन, इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन एंड यूज। अब ये चीज़ को बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी के साथ किया जाए तब कुछ काम बन सकता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लिखने और करने में अंतर है, बेसिकली यही चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये देख लेते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एंड कोल रिजर्व स्टेट्स इन इंडिया एज ऑफ 2022। तो हम पहले मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखते हैं, फिर हम कोल रिजर्व स्टेट्स देखेंगे। तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो ये सीरीज वाइज जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड यानी कि CJOMT, CJOMT, ये जो अल्फ़ाबेट है इसको याद रखना है, CJOMT, CJOMT, CJOMT। ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब हम बात करें कोल रिजर्व स्टेट्स। ये देखो, ये जो आंकड़ा है ये कहाँ से लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल से लिया गया है। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। कोल रिजर्व स्टेट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले रैंक पे है उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर MP। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मैम नहीं झारखंड है पहले नंबर पे, तो मैं आपको भी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, उसको आप देखना, उसके बाद फिर आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, पहले नंबर पे उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो अगर ऐसा हो सकता है कि 2021 के अकॉर्डिंग पूछे या उसके और नीचे चले जाए तब आप झारखंड लगा सकते हो। फिलहाल अभी उड़ीसा है यहाँ पे। देखो कोल रिजर्व, बढ़ते हैं।
As a result of exploration carried out to the maximum depth of 1200 meter by GSI, CMPDI, SECL and MECL, etc., a cumulative of total estimated coal reserves of the country as per coal inventory published by GSI as on 1/4/2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को ये रिपोर्ट पब्लिश करा गया है कोल इन्वेंट्री के द्वारा। तो इसको आज हम देखेंगे, ठीक है। कितना है? 361,411.46 मिलियन टन्स, ठीक है। तो अब स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कोल रिसोर्स को यहाँ पे देख सकते हो, मिलियन टन्स में है, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल रिसोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा का, देखो यहाँ पे 881004.60 मिलियन टन, ओके। यहाँ पे टोटल जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये सबसे नीचे होगा, यहाँ ऊपर आ गया है, ठीक है। उड़ीसा का देख सकते हो। उसके बाद झारखंड का देखो आप 866660.10 मिलियन टन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का देखो 74,191.76 मिलियन टन। इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल सोर्स, और यहाँ पे देख सकते हो मेजर्ड की, यानी कि कितना गहरे पे किया गया है ना, खुदाई किया गया, एक्सट्रैक्शन, वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश, तेलंगाना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ओके। तो ये चीज़ जो है मेजर यहाँ पे देख सकते हो, सारा लिखा हुआ है, किसका कितना आंकड़ा, ये देख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप कोल प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। द ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ कोल ड्यूरिंग 2021-22 वेयर 778.19 मिलियन टन प्रोविजनल विद अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 8.67%। तो यहाँ ऑल इंडिया प्रोडक्शन की बात करें कोल की 2021-22 के अकॉर्डिंग, 778.19 मिलियन टन है, ये प्रोविजनल है, और प्रोविजनल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो कितना है? 8.67% के साथ इसका पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। अब आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड यानी SECL इज द मेन सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ कोल टू द सदर्न रीजन। अब सदर्न रीजन में जो है मेन सोर्स कोयला का सप्लाई करने का कौन है भाई? वो ये कौन कंपनी है? सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, SCCL, ओके। द कंपनी प्रोड्यूस 50.580 मिलियन टन्स ऑफ कोल ड्यूरिंग 2020-21 अगेंस्ट 64.4044 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। 2020-21 की बात करें तो उसमें 50.580 मिलियन टन्स कोयला प्रोड्यूस करा इस कंपनी ने। लेकिन अगर हम 2021-22 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी ने 64.044 मिलियन टन्स कोयला प्रोड्यूस करा है, ठीक है। और ये जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ जो है ये आगे मतलब कोल का प्रोडक्शन हुआ है। 28.55% जो है पॉजिटिव ग्रोथ के साथ ये आगे बढ़ा है। स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ कोल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाई इसको DVC एंड अदर। तो स्मॉल क्वांटिटीज कोल जो प्रोड्यूस करता है वो कौन कौन है इसमें? इसको और DVC और कुछ अदर्स भी हैं, ओके। तो बेसिकली इतना जानकारी हमें यहाँ मिलती है। आगे देखो 2022-23 के अकॉर्डिंग हम थोड़ा देखेंगे एक चीज़, क्या है वो? कोल प्रोडक्शन एंड ऑफटेक अप्रैल-दिसंबर 2022-23, ठीक है, मिलियन टन्स में। तो ये कुछ रिपोर्ट है, उसको देख लो जरा। प्रोडक्शन के मामले में CIL का देखो यहाँ पर टारगेट कितना है? 700 यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ग्रोथ कितना हुआ? 15.81% हुआ। टारगेट इसका 680 था। यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन, और यहाँ पे देख सकते हो ऑफटेक और डिस्पैच, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो CIL की बात हो रही है तो कितना 700 यहाँ पे टारगेट रहा, ठीक है। अचीव कितना किया? 479। एक्चुअल ड्यूरिंग कोर्स पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर तो 413 था पहले। ग्रोथ परसेंट 15.81 है। टारगेट यहाँ पे देखो ऑफटेक डिस्पैच की बात करेंगे, टारगेट तो 680, अचीव कितना किया? 508.606। यहाँ पे एक्चुअल ड्यूरिंग कोई पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर 483 और ग्रोथ है 5.15%। SECL की बात करो 70 टारगेट था और कितना अचीव किया? 47.23, ओके। ग्रोथ कितना हुआ है? 1.54%। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफटेक का देख लो आप लोग। और कैप्टिव और अदर्स की बात करें तो 141 का टारगेट रहा है और कितना अचीव करा? 81.02, ओके। ग्रोथ इनका 28.97% का हुआ है। अब टोटल की बात करें तो 911 इनका टोटल टारगेट रहा है, जिसमें से इन्होंने 607 अचीव करा है, ओके। ग्रोथ 16.12% का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। ये सोर्स कहाँ से मिला? यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल एक्शन प्लान से लिया गया है, ओके। और यहाँ पे देखो नोट करने के लायक क्या है? प्रोडक्शन एंड ऑफटेक ऑफ CIL इज इंक्लूडिंग गियर पाल्मा 4-1 and 4-2 and 3 and production of captives excluding these blocks। जो प्रोडक्शन और ऑफटेक है CIL का, जिसमें आपका गियर पल्मा 4-1 और 4-2 and 3 होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन है कैप्टिव का वो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब इसमें शामिल नहीं किया गया है ब्लॉक्स में, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब कोल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं मार्केटिंग में। The marketing division of CIL coordinates marketing activities of its subsidiaries. CIL has set up regional sales office and sub-sale offices at selected
प्लेस इन द कंट्री टू कैटर टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमिंग सेक्टर्स इन वेरियस रीजन। तो मार्केटिंग डिवीजन जो CIL का है वो क्या कोऑर्डिनेट करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करता है, जितने भी उसके सब्सिडरीज हैं उनसे रिलेटेड। ओके, उनका CIL की बात करें यानी कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उसने अपना रीजनल सेल्स ऑफिस भी सेटअप करा है, सब सेल्स ऑफिस भी सेलेक्ट करा है बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे सेलेक्टेड प्लेस में। ओके, तो जो कि क्या डील करेंगे, नीड्स ऑफ कंज्यूमिंग सेक्टर्स इन वेरियस रीजन। जिसको भी कोल सेक्टर्स की बात करें, अगर जिसको कंज्यूमिंग सेक्टर्स जो होंगे उनको डील करेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ कोल्स थोड़ा देख लेते हैं। As per present import policy, coal can be freely imported under open general license by the consumer themselves, considering their needs based on their commercial prudence. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट इम्पोर्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोल को जो है फ्रीली इम्पोर्ट किया जा सकता है अंडर ओपन जनरल लाइसेंस के अकॉर्डिंग। मतलब कंज्यूमर्स के द्वारा कोल को फ्रीली इम्पोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो भी नीड्स है, मतलब कॉमर्शियल प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए वो कोल को मतलब फ्रीली इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कोकिंग कोल इज बीइंग इम्पोर्टेड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। तो कोकिंग कोल को इम्पोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, सेल के द्वारा यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अनदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड इंडिजिनस अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उनके द्वारा भी इसको इम्पोर्ट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि तो दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब एक रिक्वायरमेंट और एक इंडिजिनस अवेलेबिलिटी का जो गैप है उसको ब्रिज कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है, और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो coal based power plants, cement plants, captive power plants, sponge iron plants, industrial consumer and coal traders are importing non cooking coal। तो non cooking coal कौन जो है इसको इम्पोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ कोल बेस्ड पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट्स, कैप्टिव पावर प्लांट, स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स, ये सारे ही नॉन कुकिंग कोल को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। कोक इज इम्पोर्टेड मेनली बाई पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स एंड आयरन स्टील सेक्टर कंज्यूमर यूजिंग मिनी ब्लास्ट फर्नेस। तो कोक को इम्पोर्ट किया जाता है मेनली किसके द्वारा, पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, आयरन स्टील सेक्टर कंज्यूमर्स के द्वारा। किसके द्वारा क्या यूज़ करते हैं ये लोग, मिनी ब्लास्ट फर्नेस को यूज़ करके फिर ये लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं कोक को। ओके, अब यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ कोल एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज कोक ड्यूरिंग द लास्ट 4 years इंक्लूडिंग द करंट ईयर इज अंडर मिलियन टन्स में यहाँ पे है। देखो कोल, अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप 2018, 19, फिर 19, 20, 20, 21, 22, फिर यहाँ पे 22, 23 प्रोविजनल है, इसको मान सकते हो आप। कोकिंग कोल की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे नॉन कोकिंग कोल है, यहाँ पे टोटल कोल इम्पोर्ट है और यहाँ पे कोक है। तो कोकिंग कोल देखो, यहाँ पे हम 21-22 का देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 51.84, फिर 51.83 गिर गया, फिर 51.20 और गिर गया, फिर 57 एकदम से बढ़ा, 2021-22 में एकदम से बढ़ा 57.16 हो गया कोकिंग कोल का, ठीक है, मिलियन टन्स में 57.16 मिलियन टन्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहा हो। उसके बाद फिर घट गया है 2022-23 में 33 यानी कि 33.300 मिलियन टन्स यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो कोकिंग कोल की बात हो रही है। हम नॉन कोकिंग कोल की देखो, यहाँ पे 183.51 से 196 बढ़ा, फिर 106 फिर घट गया, फिर घट गया 151.77, उसके बाद और घट गया यानी कि 115 नॉन कोकिंग कोल का यहाँ पे देख पा रहे हो कम हो गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो इम्पोर्ट ऑफ कोल एंड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ इम्पोर्टिंग की बात हो रही है कि इम्पोर्ट कितना हुआ है। इम्पोर्ट मतलब समझते हो जब हम किसी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं कोयला को, ओके, जब हम उसको इम्पोर्ट करते हैं अपने शहर में लाते हैं उसको हम इम्पोर्ट बोलेंगे। और एक्सपोर्ट मतलब जब हम कोई सामान जो है दूसरे कंट्री में दे, दैट इज एक्सपोर्ट। ओके, नॉन कुकिंग कोल की बात कर लें, यहाँ पे देखो 115 है, बहुत घट गया है। अब हम नेक्स्ट टोटल कोल इम्पोर्ट देखेंगे तो 234.34 पहले था 18-19 में, 248.53 उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर 215 और घट गया, फिर 208 और घट गया, और फिर तो बहुत ही घट गया है 2022-23 में टोटल कोल इम्पोर्ट्स, यानी कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, अगर हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं कोल का, हम डिपेंडेंसी हम अपना बढ़ा रहे हैं रेन्यूएबल सोर्सेज पे। तो यहाँ पर टोटल कोल इम्पोर्ट जो हुआ है 149.225 हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये। अगर यहाँ के आंकड़े से देखें यहाँ तक पहुँच गए जब हम। अब हम कोक की बात कर ले तो 4.93 है 2018-19 में, उसके बाद फिर 2019-20 में कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और ज़्यादा कम हो गया 2022-23 में 1.761 मिलियन टन यहाँ पे कोक की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना जो है इम्पोर्ट हुआ है, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कम इम्पोर्ट हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे ह्यूमन हेल्थ को लेके। तो इम्पोर्ट अप टू अक्टूबर 2022 तक अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सोर्स क्या है देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ आंकड़े थे जिसको आपको देख के जाना है, और इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक था, और इसके बाद फिर मैं ये क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगी कि फॉर्मेशन कैसे होता है कोल का, क्योंकि वो मैंने बहुत बार बताया है। डिपॉजिट्स देख सकते हो आप, कोल डिपॉजिट्स देख सकते हो आप भारत में,
उसका वीडियो मैंने बनाया ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हो कैसे कोल बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ देख सकते हो आप, कहाँ कहाँ कोल का डिपॉजिट्स है ये भी देख सकते हो। और बस शॉर्ट में मैंने इसको बताया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं जुड़े है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेगी। बाकी टेलीग्राम पे आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।